हाय, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल बंडल्स। ठीक है। सो बंडल्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? सो बंडल मतलब जैसे एक एक समूह है जो हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना, लकड़ियों का बंडल। तो हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल्स के क्या क्या बंडल्स रहते हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे सीरीज ऑफ एक्शंस लेते हैं। सीरीज ऑफ एक्शन का मतलब है कि मल्टीपल हम एक्शंस लेते हैं ताकि आगे पेश हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एस्पेक्ट बोल सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल का, वो है हैंड वॉशिंग। ठीक है। तो हैंड वॉशिंग, जो हैंड हाइजीन है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। एक तो हैंड रब और दूसरा है हैंड वॉश। हैंड रब का मतलब है कि जब हमको हमको नहीं दिख रहा है कि वो गंदा है हाथ, है ना, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन लेते हैं, 2 पफ्स, दैट इज 3 ml होता है वो अप्रोक्सीमेटली। और फिर हम दोनों हाथों में अच्छे से पूरे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमको WHO ने दिया। और हैंड वॉश का मतलब क्या है, जब हमको दिख रहा है कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को गीला करते हैं और लिक्विड सोप सोल्यूशन डालते हैं और सेम WHO के जो हैंड वॉशिंग के मेथड्स हैं, स्टेप्स, वो पूरे फॉलो करते हैं। ठीक है। हैंड रब के बाद हम हैंड वॉश कर सकते हैं, लेकिन हैंड वॉश करने के बाद हैंड रब करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो हैंड रब का जो सोल्यूशन रहता है उसमें अल्कोहल रहता है, और आपने देखा होगा पानी के ऊपर अगर आप अल्कोहल डाल रहे हो तो वो ऊपर ही तैरता है ना। तो हैंड रब के बाद हैंड वॉश नहीं किया जाता है, सॉरी, हैंड रब के बाद हैंड वॉश किया जाता है, हैंड वॉश के बाद हैंड रब नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें बंडल्स क्या क्या है हम देखेंगे। एक पहला है कॉटी। कॉटी का मतलब है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। देन VAE, पहले ये वैप कहलवाता था, फिर देखा गया, बहुत सारी रिसर्च हुई और फिर देखा गया कि हर एक पेशेंट्स में वैप नहीं होता, इसलिए अभी उसको रिफॉर्म करके VAE किया गया, दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। अब इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या तो पेशेंट को निमोनिया होगा या तो इंजरी होगी। इंजरी को हम बैरोट्रॉमा भी बोलते हैं। बैरोट्रॉमा का मतलब क्या है, ऐसे इन्फेक्शन, ऐसे इंजरीज जो मतलब फोर्सफुली दिए गए हो, बिकॉज ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा सक्शन कर लिया हो, ठीक है, या ईडी ट्यूब को इन्फ्लेट डिफ्लेट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड इंजरी। देन नेक्स्ट इज SSI, जिसको बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है। अभी हम देखेंगे कॉटी में क्या क्या आता है। तो पहला देखेंगे कि हमको पेशेंट को बहुत ज़्यादा नीड है क्या, पेशेंट को कैथेटर डालने की, तो हम पहले वो असेस करेंगे। पहले इंडिकेशंस को रेफर करेंगे, डॉक्टर बोल रहे हैं क्या, ब्लैडर की स्कैन करेंगे कि इनकॉन्टिनेंस है क्या। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी देंगे, जैसे कोल्ड एंड वार्म जो कंप्रेशन रहता है वो देंगे। पेशेंट शायद बहुत बार बेड के ऊपर ये यूज़ करने के लिए अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को बेड पैन, तो हम शायद कमोड चेयर दे देंगे। या अगर पेशेंट वॉक कर सकता है तो नर्स के असिस्टेंट के थ्रू हम उसको वॉशरूम लेके जाएंगे। ठीक है। तो नीड्स पहले असेस करना है। ऐसे सिंपली पेशेंट एडमिट हुआ फॉर मलेरिया वगैरह, तो हम एकदम डायरेक्ट कैथेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्टेन पेशेंट कंसर्न। कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनड्वेलिंग कैथेटर है, इसका मतलब है इन्वेसिव, ये पेशेंट के अंदर जाएगा। तो पेशेंट को एजुकेशन भी देना है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर कैथेटर अंदर रहता है तो पेशेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमें बताना है, जब इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट कॉन्शियस है, आप कैथेटर डालते हो तो उसको इरिटेशन होगा। ठीक है। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें पहले बताना है। अगर वो कंसर्न देता है तो हमें कैथेटराइजेशन के साथ प्रोसीड करना है, अगर वो कंसर्न नहीं देता है तो हम अवॉइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी। ठीक है। कैथेटर वो लोगों ने डालना चाहिए जो कॉम्पिटेंट इनफ है, क्योंकि बहुत बार रप्चर रहता है, यूरेथ्रा रप्चर हो जाता है या स्टेनोसिस हो जाता है, तो जो कॉम्पिटेंट है वो ही डालना चाहिए, स्पेशली फॉर मेल कैथेटराइजेशन, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया रहता है यूरेथ्रा का वो ज़्यादा लॉन्ग रहता है, तो अगर रप्चर हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। ओके। एंड फीमेल का इसलिए कॉशियसली डालना है और पूरी स्टेराइल टेक्निक ये करनी है अच्छे से, क्योंकि उन लोगों का जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की और वजाइना की वो एक ही जगह पे
ओपन होता है, लाइक एक ही एरिया ऊपर उनका यूरेथ्रा होता है, देन वजाइना एंड देन योर एनस, देन असेप्सिस। हर एक असेप्टिक प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, बिकॉज अगर आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आप असेंडिंग इन्फेक्शन दोगे पेशेंट को, मतलब नीचे से वो ऊपर जाएगा इन्फेक्शन एंड किडनी तक के वो डैमेज कर सकता है। देन अनऑब्स्ट्रक्टेड, एक बार जब आपने कैथेटर डाल दिया तो देखना अच्छे से फ्लो हो रहा है, कहीं पे किंग या लूप नहीं है, कैथेटर बराबर सिक्योर्ड है। जहाँ पे जो फॉलीज और यूरोबैक का जो रहता है इंसर्शन साइड जहाँ पे कनेक्शन होता है, वहाँ पे हम माइक्रोपोर से अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, ताकि पेशेंट अगर लेग्स मूव भी करता है तो वो टेंशन के कारण पुल आउट ना हो सके। हमेशा याद रखना कि जो बैग है वो ब्लैडर के नीचे रहना चाहिए, ब्लैडर लेवल के नीचे रहना चाहिए, लेकिन ज़मीन से एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। तो आपका जो हाइट ऑफ द बेड है वो बराबर से आपको एडजस्ट करना है। देन टाइमली कैथेटर, टाइमली कैथेटर का मतलब है अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है तो रिमूवल करना है, डॉक्यूमेंट करना है एंड देन देखना है कि वापस रीइंसर्शन बोल रहे हैं क्या। मोस्ट प्रॉब्ली अगर फॉलीज कैथेटर है लैटिक्स वाला तो वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के क्या क्या ये है रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई को हॉस्पिटल 7 डेज बोलता है, कोई को हॉस्पिटल 15 डेज बोलता है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज। तो अगर चेंज करना है तो हम सिलिकॉन कैथेटर डालेंगे। डिपेंड करता है पेशेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी, और कंसल्टेंट जो आप लोगों का इन हाउस कंसल्टेंट है उसके ऊपर भी मायने रखता है, इवन आपका जो प्राइमरी कंसल्टेंट है उसका भी। तो सबका अच्छे से पूछना है एंड देन उसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग देखना है। देन इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन रिस्क होने के बहुत चांसेस है, तो यूरिन का जो स्पेसिमेन है वो अच्छे से कलेक्ट करना है आपको। जो भी कनेक्शन है उसको हमेशा वो कंटिन्यूस रहना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना, बीच में उसको खोलना वगैरह नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेप्सी। क्लेप्सी का मतलब है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन कहाँ कहाँ जाता है आप लोगों का, इंटरनल जुगुलर लेफ्ट या राइट, देन सबक्लेवियन लेफ्ट या राइट, और फीमोरल लेफ्ट या राइट विंग में, ठीक है। फीमोरल मोस्ट प्रॉब्ली अवॉइड करते हैं बिकॉज वहाँ पे सॉइलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में। तो मोस्ट प्रॉब्ली जुगुलर डालते हैं या तो फिर सबक्लेवियन। ओके, तो प्रोसीजर जब होती है तो उसके पहले अच्छे से हैंड वॉश करना है, उसके बाद स्टेराइल बैरियर के थ्रू इंसर्ट करना है सेंट्रल लाइन को। स्किन प्रिपरेशन होगा 2% क्लोरहेक्सिडीन से, ठीक है, जो 70% अल्कोहल में रहेगा। उसके बाद जो भी है फ्लशिंग वगैरह वो अच्छे से स्टेराइल टेक्निक से पूरी लाइन को फ्लश करना होता है हमें नॉर्मल सलाइन से। सेंट्रल लाइन मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमोरल वेन अवॉइड करते हैं क्योंकि सॉइलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रोज डेली बेसिस पे सेंट्रल लाइन इवैल्यूएट करना है, डेली बेसिस पे मतलब है हर एक शिफ्ट। अब डिपेंड करता है बहुत सारी कंट्रीज में लाइक इंडिया में 3 शिफ्ट्स रहते हैं, तो आपको तीनों शिफ्ट में करना है। जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे 2 शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग एंड नाइट। तो हर डेली का मतलब है इन ईच शिफ्ट। देन जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपके सेंट्रल लाइन का जो पोर्ट रहता है वहाँ पे हब रब टेक्निक यूज़ करना है, अल्कोहल 70% से 15 सेकेंड, ओके। हब रब इन वन सर्कुलर डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज लेने के बाद एंटी क्लॉकवाइज लेने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज यू विल बी स्प्रेडिंग ऑल द इन्फेक्शन, वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आफ्टर यूज आपको फ्लश करना है नॉर्मल सा लाइन से एंड देन आपको उसका पोर्ट क्लोज करना है एंड अच्छे से सिक्योर करके रैप करके रखना है। नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे हो वापस से खोलना है जो भी ड्रेसिंग है, उसके बाद अल्कोहल से फिर वापस हब एंड रब टेक्निक यूज़ करना है, फ्लश करके बैक फ्लो देखना है बराबर आ रहा है कि, एंड देन यू स्टार्ट विद योर मेडिकेशन जो भी आपको आईवी थेरेपी या जो भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल लूमेन सेंट्रल लाइन कैथेटर है, तो एक तो होता है आपका सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए जो 2 लूप रहती है। अगर दोनों में से एक लूप अगर आप हो सके तो आप एक ही लूप यूज़ करिए, दूसरा अगर यूज़ में नहीं है तो अननेसेसरी दोनों पोर्ट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक लूप आप यूज़ करिए, दूसरा लूप फॉर एग्जांपल फ्लूइड और मेडिकेशन आप एक लूप से दे सकते हो लाइक एंटीबायोटिक। आइनर ड्रॉप्स के लिए आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, एंड सीवी पे मॉनिटरिंग के लिए तो थर्ड लूप अवेलेबल रहता ही है।
एंड हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे लिखा है डजेंट मीन कि आपने नहीं किया फिर भी आप टिक करोगे। वॉट एवर यू आर डूइंग आपको वो वाला टिक मार्क करना है। आपने एक्शन कुछ नहीं लिया है तो डोंट टिक मार्क, से नो। देन नेक्स्ट इज योर वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स में टू इवेंट्स आते हैं। वन इज योर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, नेक्स्ट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड इंजरी। ठीक है, तो जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो 30 डिग्री हेड एलिवेशन, 30 to 45 डिग्री हेड एलिवेशन देना ही है उसे। अगर आप नहीं देते हो तो सिक्रीशन रूल आउट होंगे एंड पेशेंट को एस्पिरेशन होने के चांसेस है। रोज डेली सेडेशन वेकेशन आपको असेस करना है कि पेशेंट को वीन होने के लिए। ओके, अगर आपके पेशेंट को सेडेशन चल रहा है तो अगर एग्जाम्पल 20 पे चल रहा है तो आप सडनली 0 पे नहीं लेके आओगे, धीरे धीरे वीन ऑफ करोगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप एज पर द कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं। अगर सेडेशन और आपका मसल रिलैक्सन साथ में चल रहा है तो मसल रिलैक्सन पहले बंद करेंगे एंड देन सेडेशन की तरफ जाएंगे। ओरल केयर करना है क्लोरहेक्सिडीन से। ओके, माउथ वॉश देना ही है पेशेंट को। उसके बाद सबक्लॉटिक सिक्रीशन ड्रेनेज फ्रॉम पेशेंट करना है हमेशा। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को अगर हम वेंटिलेटर पे रहते हैं तो हम लोग क्लोज सर्किट जो सक्शन है वो लगाते हैं। ठीक है, ताकि ट्रांसमिट होना हो सके उसका इन्फेक्शन। तो जब भी सिक्रीशन है पेशेंट को आपको सक्शन करना है। अगर अगर बहुत मिनिमल सिक्रीशन है तो आप सेकेंड आवरली या 1 आवरली सिक्रीशन सक्शन कर सकते हो एज पर दी नीड। लेकिन मिनिमम यू नीड टू डू इज सेकेंड आवरली, मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन द सिक्रीशंस ऑफ द पेशेंट एंड मोस्ट प्रॉब्ली। एंड एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको पेशेंट को सक्शन करना है उसके 2 मिनट पहले आपको 100% ऑक्सीजन देना है पेशेंट को। उसके बाद आपको सक्शन करना है। इफ़ इन केस नेबुलाइजेशन है पेशेंट का और उस टाइम पे आप लोगों का सक्शन भी ड्यू आ रहा है, सो फर्स्ट नेबुलाइज द पेशेंट, then give 100% oxygen 2 minutes prior. After 2 minutes of delivering the oxygen 100%, then you need to do the suction. Okay, then next is strict hand hygiene before and after contact of the patient. So 5 moments of hand hygiene kya hai? Before touching the patient, after touching the patient, before doing any aseptic procedure, after getting exposed to the body fluids and after coming out of the पेशेंट्स सराउंडिंग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट छूट गए हैं जो कि है आपको पेशेंट को पीपीआई देना है, लाइक प्रोटोन पंप जो इनहिबिटर रहता है, लाइक आपका पैंटॉप इंजेक्शन। बिकॉज आपका पेशेंट 30 डिग्रीज में रहेगा तो स्टमक किंक होगा, तो सारे सिक्रीशंस जो भी एसिडिक सिक्रीशंस है HCl वो वहीं पे जमा रहेंगे, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस है। तो मेक श्योर योर डॉक्टर इज राइटिंग इफ डॉक्टर मिसेस इज यू कैन एज अ नर्स आप बता सकते हो डॉक्टर को या प्रपोज कर सकते हो कि डॉक्टर आपने मिस कर दिया है। उनको बुरा नहीं लगेगा एंड वो सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज योर डीवीटी प्रोफिलैक्सिस। तो डीवीटी प्रोफिलैक्सिस में आप पेशेंट को एससीडी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, वो जो मशीन रहती है फ्लोट्रॉन मीटर वो, या डीवीटी स्टॉकिंग डालेंगे पेशेंट को एंड लोवेनॉक्स शुरू करेंगे जो लो मॉलिक्यूलर हिपायर रहता है। और डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे, वो 0.2 0.4 0.6 कैसे देता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ओके, सो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में पहला क्या रहता है, प्री ऑपरेटिव बाथिंग शावरिंग। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स हमें पेशेंट को बाथ देना है। ओके, बेटेडिन हेड टू फुट। कोई कोई कंसल्टेंट बेटेडिन बात बोलते हैं, कोई कोई कंसल्टेंट क्लोरहेक्सिडिन बात बोलते हैं, तो डिपेंड करता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए। देन सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। बिफोर द पेशेंट गोज ऑन द OT टेबल हाफ एन आवर या 1 आवर बिफोर एज पर द कंसल्टेंट और प्रोटोकॉल आपको सर्जिकल एंटीबायोटिक्स देनी ही है। देन हेयर रिमूवल। हेयर रिमूवल में आपका आता है क्लिपिंग। ठीक है, आपको शेविंग नहीं करना है, आपको ट्रिमर से ट्रिम करना है हेयर्स। अगेन गोज विद द कंसल्टेंट, सर्टेन पीपल दे से ओनली इन द सर्जिकल एरिया। हेयर जो पार्ट प्रिपरेशन है हेयर रिमूवल वाला वो आता है जब आपके सर्जन ने आपका साइट मार्किंग कर दिया है। ओके, देन सर्जिकल हैंड स्क्रब प्रिपरेशन। ठीक है, सर्जिकल जो भी हैंड स्क्रब है ये ओटी के अंदर का पार्ट है, स्क्रब नर्स और जो सर्जन है वो अच्छे से करेंगे। देन स्किन एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन, देन वो टेबल पे लेने के बाद स्किन का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। दीज आर ऑल प्री ऑपरेटिव। फर्स्ट 3 लाइन प्री ऑपरेटिव, सेकेंड लाइन इंट्रा ऑपरेटिव,
पोस्ट ऑपरेटिव में आपको देखना है कि पेशेंट को अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह हो रही है क्या, कोई ऊजिंग है क्या, जब आपने पेशेंट को रिसीव किया तो कैसे है, ड्रेसिंग बराबर हो रही है क्या। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट ऑपरेटिवली या वूंड से क्या क्या सिक्रीशंस और क्या क्या ऑर्डर्स में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी 4 बंडल्स। अब हमें कैसे बोलना है कि पेशेंट्स ये सारे बंडल्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है आपका कॉटी, तो कैथेटर डालने से लेके 48 आवर्स, 48 आवर्स तक के अगर कुछ भी फीवर वगैरह आता है तो दैट इज पेशेंट को या तो हॉस्पिटल के बाहर का इन्फेक्शन है या बिकॉज ऑफ नोजोगोमियल इन्फेक्शन है। कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हम तब बोलेंगे कैथेटर डालने के 48 आवर्स के बाद से हम काउंट करेंगे पेशेंट को क्या क्या एपिसोड्स है। टिल 48 आवर्स, 0 to 48 आवर्स हम काउंट नहीं करते हैं, 48 आवर्स के बाद। सेम गोज फॉर योर क्लिप्सी ऑल्सो। देन वीएई के लिए भी सेम चीज़ है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए 72 आवर्स के बाद से हम देखते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, एंड ये अगर बहुत ज़्यादा लाइक आपका एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी हो गया, सिजेरियन सेक्शन हो गया, तो हम 1 मंथ तक के गिनते हैं। अगर प्रोस्थेसिस वगैरह डाला है तो हम 3 मंथ्स तक के काउंट करते हैं। अगर 3 मंथ्स के अंदर उसको इन्फेक्शन होता है 72 आवर्स से लेके 3 मंथ्स, तब हम बोलेंगे कि उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है। अगर इम्प्लांट है तो 1 ईयर तक के गिनेंगे, ठीक है, 72 आवर्स से लेके 1 ईयर तक के। उसके बाद अगर 366 डेज पे उसको इन्फेक्शन होता है तो दैट इज नॉट नोन एज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऑल दीज 4 केसेस शुड बी रिपोर्टेड टू द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल अक्वायर्ड जो आपका हॉस्पिटल जो कि जो क्वालिटी इंडिकेटर्स है उसमें आते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।